नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्जाम हॉल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए डेली करंट अफेयर्स इवनिंग सीरीज। मतलब दोस्तों, इवनिंग में हम जो भी दिन भर के डेली करंट अफेयर्स हुए हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उनका कंपाइलेशन हम रोज शाम को दोस्तों ले आएंगे। और इसका पीडीएफ आपको दिए गए टेलीग्राम लिंक में, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उस पे आपको एकदम फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, आप ये बुलेटिन डेली देखिए और टेलीग्राम लिंक में दिए हुए लिंक से उसको डाउनलोड करिए, इसकी पीडीएफ को, और रिवाइज करिए। और दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत ही सहायता करेगा, खासकर यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल खबरों से चालू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एजीएम ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आज उसका उद्घाटन किया। एजीएम ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 1100 ब्रांचेस हैं पूरे हमारे देश में। और ये डिजास्टर इमरजेंसीज के समय रिलीफ पहुंचाती है लोगों को, और हेल्थ केयर के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारे देश में, और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, उनके हेल्थ और उनके केयर का ख्याल रखती है दोस्तों। और ये डिजास्टर इमरजेंसीज में भी सबको सहायता पहुंचाती है। और ये एक लीडिंग मेंबर है दुनिया की जो इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट। वो इसका एक एक पार्टनर है दोस्तों, और उसका एक लीडिंग मेंबर भी है। और इसके 3 मेन कंपोनेंट है दोस्तों। इंडिया की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके 3 मेन कंपोनेंट है: इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, नेशनल सोसाइटी एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, और रेड क्रिसेंट सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कश्मीर की सेंचुरीज ओल्ड नामदा क्राफ्ट को के आर्टिकल के रिवाइवल के लिए इस आर्टिकल को शेयर किया है दोस्तों। इस आर्टिकल के बारे में दुनिया को और देश को हमारे बताया है। नामदा क्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये एक दिस इज द रग मेड ऑफ शीप वूल, मतलब कि ये शीप वूल से बना हुआ एक गलीचा है। गलीचा समझते हैं दोस्तों, कारपेट जिसको कह सकते हैं आप। और ये फेल्टिंग टेक्निक से बना है, नॉर्मल वीविंग प्रोसेस से नहीं बनता है दोस्तों। रॉ मटेरियल की कम अवेलेबिलिटी की वजह से और लैक ऑफ स्किल मैन पावर की वजह से इसकी जो मार्केटिंग है और इसका जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 100% तक डिक्लाइन कर गया था 1998 और 2008 के बीच में, जिसको अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और इसको रिवाइव कैसे कर रहे हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के मदद से ये जो एक करिकुलम बनाया जा रहा है, जिसमें स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन किया जाएगा इसके लिए, और रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। और ये कब इनॉग्रेट करेंगे दोस्तों? इसको कल 18 जुलाई को। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये एक नया टर्मिनल बना है इस एयरपोर्ट पे, जो 50 लाख पैसेंजर्स को एनुअली हैंडल करने की क्षमता रखता है। और इसमें दोस्तों एक एप्रॉन है, जो कि 2 बोइंग 767-400 और 2 एयरबस 321 टाइप्स ऑफ विमानों को वहाँ पे स्टेशन कर सकता है। एप्रॉन मतलब एक तरह से पार्किंग समझ लीजिए। और इसका कॉस्ट कितना है दोस्तों? 80 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगा है। और 10 एयरक्राफ्ट की पार्किंग यहाँ दोस्तों आराम से की जा सकती है। और ये जो एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाया गया है, इसको दोस्तों बहुत सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है। और यहाँ बहुत सस्टेनेबल फीचर्स, बहुत सस्टेनेबल मतलब आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। और इसमें क्या क्या रखा गया है ये देख लेते हैं दोस्तों। डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, जो कि हीट गेन को रिड्यूस करेगी। स्काई लाइट्स रखे गए हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम इनलेट देंगे। जो नेचुरल सनलाइट आएगी और उससे क्या होगा, सोलर पावर जनरेट होगा, जिससे कि वहाँ की जो पूरी टर्मिनल है उसको ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद दोस्तों एलईडी लाइटनिंग है, जिससे कि हमारी लाइट्स बचेंगी, लाइट की खपत कम होगी। और लो हीट गेन ग्लेजिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ लगाई गई हैं, ये जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा एक कदम माना जा सकता है। अगले न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों। डीजीएफटी जो है वो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को उसने लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। और ये स्कीम क्या है दोस्तों? ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स देश में लाएगा,
ताकि वो एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सके, मतलब इम्पोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानकारी डिटेल में लेते हैं। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है हमारे, उन्होंने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको मंजूरी मिल गई है, जो कि हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों होता है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। मतलब हमें एक्सपोर्ट के लिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ बनानी है, मान लीजिए हमको एक्सपोर्ट के लिए कोई बड़ी मशीनरी बनानी है, तो उसके लिए अगर हमको कोई चिप इम्पोर्ट करना है तो उस पे हम ड्यूटी टैक्स नहीं लगाते हैं, ताकि वो चिप इस मशीनरी में यूज़ हो सके और ये मशीनरी एक्सपोर्ट हो सके। तो इसी के लिए जो स्कीम बनाई गई है उसका नाम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। और दोस्तों ये सेक्टर स्पेसिफिक नॉर्म्स कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री किया जाएगा। और ये ट्रेड फैसिलिटेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होगा और जो हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट न्यू दिल्ली में होने जा रहा है 20 और 21 जुलाई को, और ये दोस्तों इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट क्या है दोस्तों, इसमें 40 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 25 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये दोस्तों समिट जो हो रही है ये फूड सेफ्टी के लिए मेनली की जा रही है। जो फूड सेफ्टी के क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में वहाँ डिस्कशन किया जाएगा। और ये जो हमारी थीम है G20 प्रेसिडेंसी की, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके अनुसार है ये दोस्तों। और इसी के एवज में ये G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट रखा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने लॉन्च किया है ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों ये एक मतलब एनर्जी कंजर्वेशन या फिर जो कह सकते हैं कि एनर्जी की खपत हो रही है ऑयल की वजह से, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है IEA ने। अब इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों ये देख लेते हैं। पहले तो इस रिपोर्ट को बनाया कैसे है, IEA ने पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के साथ मिलकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आता है हमारे देश के, उनके कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट बनाई है। और इसका टाइटल क्या है दोस्तों, IEA ऑयल 2023 सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स टू 2028। अब ये क्या कहता है दोस्तों कि 2028 तक जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो कम होगा और लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दुनिया के अब सारे देश है वो क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया और हाइडल पावर हो गया। तो अब इसकी तरफ दुनिया के जो दो देश हैं वो जा रहे हैं। तो अब जो ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी सेक्टर में अब वो कम होगा। लेकिन इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ में इसका जो खपत है, इसकी ऑयल की जो खपत है, ऑयल का डिमांड है वो बढ़ता रहेगा। हाँ, कम ज़रूर होगा लेकिन रहेगा, और उसकी जो ग्रोथ है वो कम होगी लेकिन ग्रोथ होगी, मतलब डिमांड बढ़ेगा लेकिन कम रेट से बढ़ेगा। तो ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। अब दोस्तों अगले न्यूज़ पे आते हैं। जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सबसे पहला स्टील रोड टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है। और इसको किसने डेवलप किया है? इसको किया है दोस्तों डेवलप सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में। और इसको कब फाउंड किया गया था? 1952 में। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई लेटेस्ट स्टील रोड टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा दोस्तों कि जो लार्ज स्केल वेस्ट होता है स्टील स्लैग का हमारे स्टील प्लांट से, उनका यूटिलाइजेशन करके क्या किया जाएगा, स्टील के रोड्स बनाए जाएंगे। स्टील के रोड्स नहीं होंगे, ये स्लैग के रोड्स होंगे। ये स्लैग के रोड्स बनाए जाएंगे जो कि बहुत 30% चीपर होगा जो कन्वेंशनल हमारा रोड बनता है, और उससे 3 गुना ज़्यादा चलेगा। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में 1.45 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जो कि दुनिया में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? USA। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कर्टन रेजर ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 को उन्होंने लॉन्च किया। कहाँ पे? मुंबई में। अब ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये जो इवेंट है ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा कोलैबोरेशन के लिए, नॉलेज डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए मराइन सेक्टर में। और
इससे हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सहायता मिलेगी, फैसिलिटेट होगा, और इससे जो भी देश यहाँ पार्ट ले रहे हैं उनके बीच में मराइन सेक्टर में जो है कॉपरेशन होगा, ट्रेड होगा। इसीलिए ये जो इवेंट है ये मुंबई में रखा गया है। और दोस्तों ऑफिशियल ब्रोशर जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है इसको भी अनवील किया गया वहाँ, इसको भी बताया गया। इसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया, और इससे हमारे देश में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और ट्रेड फैसिलिटेशन है मराइन सेक्टर में, उसको सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में। अब दोस्तों ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर ले कि जो रूरल एरियाज़ हैं वो फास्टेस्ट डिक्लाइन किया है, मतलब उनमें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो सबसे तेज़ी से डिक्लाइन किया है, और 32.59% से वो 19.28% चला गया। किस पीरियड के बीच में? 2015 से 2021 के बीच में। और इंडिया जो है वो एसडीजी का टारगेट 1.2 जो है वो 2030 के पहले से ही अचीव कर लेगा। 2030 की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन उसके पहले ही अचीव कर लेगा दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये रिपोर्ट कहती है कि 12 MPI जो इंडिकेटर्स हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 12 जो इंडिकेटर्स हैं उनमें सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट देखा गया है। देखिए दोस्तों, इन 12 इंडिकेटर्स को बेसिकली 3 इंडिकेटर्स में बांटा गया है, वो है एजुकेशन, न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड। और इसी में जैसे 12 स्टैंडर्ड इसी में बनाए गए हैं। जैसे एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रखा गया है, प्राइमरी स्कूलिंग, मिडिल स्कूलिंग, हायर स्कूलिंग। न्यूट्रिशन में रखा गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इनकम क्राइटेरियाज रखे गए हैं। इसी तरह 12 क्राइटेरियाज हैं जिसमें सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट देखा गया है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया है इम्प्रूवमेंट, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश ने। और ये इम्प्रूवमेंट कहाँ देखा गया है दोस्तों? न्यूट्रिशन में, ईयर ऑफ स्कूलिंग में और सैनिटेशन में, कुकिंग फ्यूल में। ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं जिसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखा गया। इसकी वजह से ओवरऑल इम्प्रूवमेंट उत्तर प्रदेश की रेटिंग्स में देखा गया। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे दोस्तों। बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है बैंकॉक में। और ये दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये इनकी फॉरेन मिनिस्टर की पहली मीटिंग है दुनिया में। कभी भी इनकी जो पहली मीटिंग है वो हो रही है बैंकॉक में। और दोस्तों हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसमें पार्ट लिया है। और उनका मेन मुद्दा है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है उस पर कुछ फाइनलाइजेशन हो, उस पर कुछ डिक्लेरेशन हो। और बिम्स्टेक के बारे में बता दें दोस्तों, ये 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। और इसमें 7 नेशंस है दोस्तों, 5 साउथ एशियन नेशंस हैं। कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और 2 साउथ ईस्ट एशियन देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? म्यांमार और थाईलैंड। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, रशिया ने दोस्तों ब्लैक सी ग्रेन डील को अब रोक दिया है। ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है दोस्तों? ब्लैक सी में जो यूक्रेन ग्रेन्स हैं, यूक्रेनी जो अनाज हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया और कोर्स सीरियल्स हो गया, वो यूक्रेन ब्लैक सी के थ्रू दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब जबकि यूक्रेन रशिया क्रीमिया के बीच में जो ब्रिज है जिस पे बॉम्बिंग की है यूक्रेन ने, ऐसा रशिया कह रहा है कि जिस पे यूक्रेन ने बॉम्बिंग की है, उस बॉम्बिंग के बाद जो रशिया है उसने ये ब्लैक सी ग्रेन डील से अब वो हट गया है। और वो बोला है कि अब वो ब्लैक सी से कोई भी यूक्रेन के ग्रेन्स को एक्सपोर्ट नहीं होने देगा, नहीं गुजरने देगा। और अब वो इस डील से हट रहा है। अब दोस्तों स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री ने 27 मेडल्स जीतने वाली जो इंडिया की कंटीजेंट है उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और उन्होंने मेडल कहाँ जीता है दोस्तों? 25 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये कहाँ पे हो रहा है? बैंकॉक में हो रहा है। लास्ट डे 13 मेडल जीते गए हैं। और कुल मेडल तालुका क्या है? कुल मेडल की संख्या क्या है दोस्तों? 27 है, जिसमें से 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 9 ब्रोंज है। टॉप कंट्री को कौन सी है दोस्तों? इसमें टॉप 5 कंट्रीज को देख लेते हैं। सबसे पहली कंट्री है जापान, जो 16 गोल्ड जीत के टोटल गोल्ड टैली इसकी 37 है।
दूसरी है चाइना जो 8 गोल्ड जीत के टोटल गोल्ड टैली इसकी 22 है। तीसरी इंडिया है जिसका 6 गोल्ड जीता है और टोटल मेडल टैली इसकी 27 है। श्रीलंका 3 गोल्ड 8 मेडल्स और कतर 2 गोल्ड और 4 मेडल्स। अब दोस्तों अगले खबर पे आते हैं। कार्लोस अल्कजार उन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा के अब वो पहली बार जीवन में अपने विंबलडन का टाइटल उन्होंने जीता है। ये कार्लोस अल्कजार कहाँ के हैं दोस्तों? स्पेन के हैं और ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं 18 साल के जो ये टाइटल जीत रहे हैं। ये टाइटल कहाँ हुआ है दोस्तों? ऑल इंग्लैंड क्लब में। इसके पहले इन्होंने दोस्तों 2022 में यूएस ओपन भी जीता था। इसके बाद देखिए दोस्तों अजीत सिंह जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मेंस गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पेरिस में हो रहा है। और उनके अलावा जो रिंकू जी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इसी चैंपियनशिप में। और दोस्तों इंडिया के जो शूटर हैं पृथ्वीराज टोंडियमान उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में जो कि इटली में हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स जो कि UPPCS और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और इसका PDF डाउनलोड करके इसको रिवाइज करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।